हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया सिंगुलर सीलियम, फ्लैजिला सिंगुलर फ्लैजिलम आर हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। देखिए, ये आपकी सेल हो गई, सेल के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन है, वहाँ से एक हेयर लाइक आउटग्रोथ हो रही है जिसको हम सीलिया बोल रहे हैं। ऐसे कुछ सीलिया स्मॉल स्ट्रक्चर, सीलिया जो होता है वो स्मॉल स्ट्रक्चर का होता है, छोटा होता है। विच वर्क लाइक ओर, जो कि ओर की तरह काम करता है। ओर मतलब क्या होता है? ओर मतलब होता है आपकी पतवार, या फिर इसे चप्पू भी बोलते हैं। और अगर आपको पतवार या चप्पू नहीं पता तो समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे नाव है, नाव में कोई आदमी एक लकड़ी के जैसा लिए रहता है और वो पानी को पीछे ढकेलता है जिससे कि उसकी नाव आगे जाती है। ठीक है, तो उसी को पतवार, उसी को ओर और उसी को चप्पू बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह सीलिया का भी काम है। सीलिया अपने सीलिया को कुछ ऐसे ही पानी में पीछे की तरफ ढकेलेगा तो इसकी बॉडी आगे की तरफ जाएगी। तो जैसे पानी में ये छप छप करेगा तो आगे की तरफ ये मूव करेगा, कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल। इससे क्या होगा? या तो सेल की मूवमेंट होगी या तो उसके सराउंडिंग जो फ्लूइड है या फिर वाटर है उसकी मूवमेंट होगी। फ्लैजिला आर कंपेरेटिवली लॉन्ग एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। अब जो फ्लैजिला होता है वो क्या होता है? लॉन्ग होता है सीलिया से, और रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? सेल के मूवमेंट के लिए। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ऑल्सो पॉसेसेस फ्लैजिला। अब देखिए, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के पास भी फ्लैजिला होता है, बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोट फ्लैजिला। लेकिन ये यूकैरियोट के फ्लैजिला से डिफरेंट हैं। किस बेसिस पे? स्ट्रक्चर के बेसिस पे। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सीलियम और द फ्लैजिलम शोज दैट दे आर कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए, अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से हमने स्टडी किया सीलियम और फ्लैजिलम में, और हमें ये पता चला है कि ये किससे कवर्ड है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड है। देयर कोर कॉल्ड एक्सोनीम। अब एक्सोनीम किसे कहते हैं? एक्सोनीम फिलामेंट को कहते हैं। देखिए, आपको पता है कि जो बैक्टीरियल फ्लैजिलम होती है वो 3 पार्ट से बनी हुई होती है। ठीक है, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। मैंने ये आपको सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन वाले टॉपिक में अच्छे से बताया है कि बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट क्या है। तो बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। क्या क्या है वो? फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। तो कुछ ये आपका क्या हो जाता है? सेल। और ये किससे बनी हुई है? सेल मेम्ब्रेन से। सॉरी, ये आपकी सेल हो गई, इसके चारों तरफ क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। उसके बाद यहाँ आपकी बेसल बॉडी है, ये आपकी बेसल बॉडी है। यहाँ से आपका फिलामेंट निकला हुआ है, और ये फिलामेंट जो है ये कवर्ड है किससे? सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ये फिलामेंट सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड। देखिए, बेसल बॉडी सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है। क्या कवर्ड है? फिलामेंट, और इसी को हम एक्सोनीम कहते हैं। अब जब आप एक्सोनीम या फिर फिलामेंट को यहाँ से कट करेंगे, कट करने के बाद आप उसके अंदर जब देखेंगे तो आपको क्या सब दिखेगा अभी बताते हैं। possesses a number of microtubule running parallel to the along axis. The exoneme usually has 9 doublet of radially arranged peripheral microtubule and a pair of central located microtubule. देखिए, अब जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो क्या है? ये जो गोले गोले जैसे हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल है आपका, और ये कहाँ पे है? पेरिफेरल पे है। और 2 आपका माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ पे? सेंटर पे है। देखिए, पेरिफेरल क्या होता है? अवे फ्रॉम दी सेंटर, जो सेंटर से दूर हो, और जो सेंटर पे हो उसे ही तो सेंटर ही कहेंगे। तो देखिए, कितने माइक्रोट्यूब्यूल होंगे आपके पेरिफेरल पे? कुछ 9 होंगे। तो 9 ये हो गया, और सेंटर का 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद the exoneme usually has 9 doublet of radially arranged peripheral microtubule and a pair of central located microtubules. Such an arrangement of exonemal microtubule is referred to as 9+2 array. अभी आपको बताया 9 पेरिफेरल पे हैं और 2 आपका सेंटर पे है, तो क्या हो गया? 9+2 array हम इसे कहेंगे।
इस अरेंजमेंट को हम 9+2 एरे कहेंगे। द सेंट्रल ट्यूब्यूल आर कनेक्टेड बाय ब्रिज। अब सेंटर जो ट्यूब्यूल होता है वो किससे कनेक्टेड होता है, ये जो ब्रिज है इससे कनेक्टेड होता है। एंड इज ऑल्सो इनक्लोज्ड बाय सेंट्रल शीथ। और ये किससे इनक्लोज होता है, सेंट्रल शीथ से। देखिए ये जो है आपका ये सेंट्रल शीथ हो गया, विच इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट बाय अ रेडियल स्पोक। अब ये किससे कनेक्ट होता है, एक माइक्रोट्यूब्यूल से, डबलेट के फॉर्म में नहीं, एक माइक्रोट्यूब्यूल से कनेक्टेड होता है ईच पेरिफेरल डबलेट, हर एक पेरिफेरल डबलेट, बाय अ रेडियल स्पोक। किसके द्वारा, रेडियल स्पोक के द्वारा। देखिए ये आपका पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल हो गया, यानी डबलेट के फॉर्म में। तो ये ईच डबलेट बोला है, ईच डबलेट किससे कनेक्टेड होगा, सेंट्रल शीथ से, सेंट्रल शीथ से ये जो गया है ये कनेक्टेड है इससे, और इसी को हम कहेंगे रेडियल स्पोक, इसी को हम रेडियल स्पोक कहेंगे। दस देयर आर 9 रेडियल स्पोक। तो 9 जब पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल हैं तो 9 आपका रेडियल स्पोक भी होगा, क्योंकि वो सारे डबलेट जो हैं अटैच है किससे, सेंट्रल शीथ से। द पेरिफेरल डबलेट आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर। अब जो पेरिफेरल डबलेट है वो किससे कनेक्टेड है, लिंकर से कनेक्टेड है। लिंकर क्या होता है, लिंकर आपका होता है इंटर डबलेट ब्रिज भी इसे कहते हैं। ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है ये पेरिफेरल डबलेट आपका आपस में कनेक्टेड है लिंकर से, और इसी को हम ए बी लिंकर भी कहते हैं। ए बी क्यों कहते हैं, जो ये है जो कनेक्टेड है आपका शीथ से उसे हम ए कहते हैं, और दूसरे को हम बी कहते हैं। इसको ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे, ए कहेंगे, बी कहेंगे। तो ए बी इसको हम कहते हैं, ए बी दोनों को मिला के कहते हैं, और लिंक है तो लिंकर कहते हैं। तो ए बी लिंकर। उसके बाद से आपका आखिरी लाइन है, बोथ द सीलियम एंड फ्लैजिलम इमर्ज फ्रॉम द सेंट्रोयल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडी। अब देखिए जो सीलियम और फ्लैजिलम होता है वो कहाँ से निकला हुआ होता है, बेसल बॉडी से। अभी आपको बताया कि बैक्टीरिया कंपोज्ड है 3 पार्ट से। तो ये एमर्ज मतलब होता है एराइज, कहाँ से एराइज है। और बेसल बॉडी कैसा स्ट्रक्चर होता है, सेंट्रोयल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आइए दूसरे टॉपिक को पढ़ते हैं हम, सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स। सेंट्रोजोम इज एन ऑर्गेनल यूजली कनेक्टिंग टू सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल्स। अब देखिए सेंट्रोजोम क्या होता है, ऑर्गेनल है और कनेक्ट कर रहा है 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर को। एक ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर हो गया आपका ये, और एक ये आपका सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर हो गया। तो ये 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर को कनेक्ट कर रहा है, उसी को हम सेंट्रियोल्स बोलते हैं, इसी कनेक्शन को। दे आर सराउंडेड बाई एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। और ये किससे सराउंडेड है, एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल से। अब ये क्या होता है, इसके सराउंडिंग साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं। और एमॉर्फस मतलब होता है किसी की जिसकी कोई फिक्स्ड शेप ना हो, और पेरी मतलब होता है अराउंड। सेंट्रियोल आपका बता दिया यही स्ट्रक्चर। तो सेंट्रियोल के अराउंड आपका साइटोप्लाज्म पाया जाता है, तो इसी को हम कहेंगे पेरी सेंट्रियोल सैटेलाइट। इसी को हम पेरी सेंट्रियोल सैटेलाइट कहेंगे, ये पूरे को। और इसी को हम क्या कहेंगे, सेंट्रोस्फेयर कहेंगे। ठीक है, बोथ द सेंट्रियोल इज अ सेंट्रोजोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब देखिए ये कैसे हैं, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। ठीक है, इन विच ईच हैज़ एन ऑर्गेनाइज लाइक कार्ट व्हील। और हर कैसे ऑर्गेनाइज है, कार्ट व्हील। कार्ट व्हील क्या होता है, जो गाड़ी की पहिया होती है उस तरीके से ये ऑर्गेनाइज है। आपको ये कार्ट व्हील का स्ट्रक्चर ऐसे नहीं दिखेगा, आपको ये कैसे दिखेगा, माइक्रोस्कोप की हेल्प से दिखेगा। तो कुछ मेरे पास स्ट्रक्चर हैं आपको समझाने के लिए, डायग्राम है जो कि मैंने एक तो नेट से निकाले हैं और एक मेरे खुद के नोट्स हैं। तो आइए समझते हैं। देखिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है आपके सेंट्रियोल का। ये कुछ कार्ट व्हील यानी गाड़ी के पहिए की तरह आपको लग रहा होगा। ये जो 3 हैं ये ए बी और सी कहलाते हैं। आपको अभी और अच्छे डायग्राम से समझाते हैं। यहाँ पे भी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी होंगे, और ये भी 9 होंगे, और यही आपका सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर है।
तो ऊपर से देखने में आपको कैसा ही लगता है, आपको परपेंडिकुलर लगेगा, सिलेंड्रिकल लाइक लगेगा, जैसे कि ये है, ये सिलेंड्रिकल लाइक लग रहा है। लेकिन इसके अंदर जब आप झांकने की कोशिश करेंगे तो आपको गाड़ी के पहिए की तरह कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा माइक्रोस्कोप में। तो आइए पढ़ते हैं। दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल्स। देखिए अभी 9 आपको बताया, कार्ड व्हील के सर्कल में जो जो थे ए बी सी ए बी सी ए बी सी, ये 9 पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका किस में पाया जा रहा था, जैसे कि आपका सीलिया में पाया जा रहा था और फ्लैजिला में पाया जा रहा था, वैसे ही 9 आपके सेंट्रोल्स में पाए जाएंगे। अब ये देखो जो 9 ये होते हैं, मतलब जो 3 होता है ये एक ट्रिपलेट कहलाता है और इसी को फाइब्रिल्स कहते हैं, एक फाइब्रिल्स कहते हैं ऑफ द ट्यूबलिन प्रोटीन। और ये किससे बने होते हैं, ट्यूबलिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइब्रिल्स, अब देखो जो चारों तरफ यहाँ पे लगे हैं, इन्हीं को हम पेरिफेरल फाइब्रिल्स कहते हैं। वो ट्रिपलेट में होते हैं, बता दिया, ये 3 को एक ट्रिपलेट ही कहेंगे। द एडजेसेंट ट्रिपलेट आर ऑल्सो लिंक्ड, अब जो दूसरा ट्रिपलेट होगा ये ट्रिपलेट इस वाले ट्रिपलेट से लिंक होगा, और ये आपका ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ये आपका ए, ये बी, ये सी, तो ए और सी लिंक होगा। तो यहाँ पे आपका जो होगा वो ए सी लिंकर होगा और सीलियम में आपका ए बी लिंकर था। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रोइल इज ऑल्सो प्रोटीनेशियस आर कार्ड हब which is connected with the tubule of the peripheral triplet by radial spoke made up of protein। अब देखिए इसको हम स्ट्रक्चर से समझाते हैं। तो देखिए ये हमारे स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। तो इसमें आपको बताते हैं कि ये ए बी सी अभी आपको बताया क्या होता है, ये ए, इसको ट्रिपलेट बोलते हैं या एक फाइब्रिल बोलते हैं, और ये सारे पेरिफेरल फाइब्रिल कहलाएंगे, और ये क्या होते हैं, 9 होते हैं। ठीक है, अब देखिए किससे लिंक होता है, ये ए है, बी है, ये सी है, ये सी हो गया, ये ए हो गया, तो किससे लिंक है, ए सी लिंकर से, और इसी को हम ए सी लिंकर बोल रहे हैं। ठीक है, आपका फ्लैजिलम में या फिर सीलिया में क्या था, ए बी लिंकर था, याद रखिएगा, ए बी लिंकर और ए सी लिंकर। उसके बाद से क्या बताया कि जो हब है, हब क्या होता है, जो बीच में स्ट्रक्चर है आपका ये गोले जैसा, और ये प्रोटीन का बना है, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, और इसी को हम हब बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद से रेडियल स्पोक क्या होता है, ये जो लाइन निकली हुई है रेडियल स्पोक जो आपका फ्लैजिलम में था, सेम रेडियल स्पोक यहाँ पे भी है, और ये रेडियल स्पोक किससे बने हैं, प्रोटीन से बने हैं। आप इसको रेडियल फाइबर भी कह सकते हैं। और ये आपको पता है ये आपके माइक्रोट्यूब्यूल हो गए या फिर आपका फाइब्रिल हो गया। एक को आप माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं, ट्रिपलेट को फाइब्रिल कहते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ थी जो कि मैंने आपको आपके एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ था, लेकिन अपने नोट से मैंने आपको स्ट्रक्चर से समझा दिया, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो पढ़ते हैं अपने एनसीईआरटी को दोबारा, क्या कह रही है एनसीईआरटी। रेडियल स्पोक मेड अप ऑफ प्रोटीन, ये हमने पढ़ लिया। द सेंट्रोइल्स फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। अब जो सेंट्रोइल्स होता है वो क्या फॉर्म करता है, बेसल बॉडी को, और बेसल बॉडी से क्या आते हैं, हमारे सीलिया और फ्लैजिला आते हैं। ये भी लास्ट लाइन थी सीलिया और फ्लैजिला की, हमने अभी पढ़ा था। एंड स्पिंडल फाइबर, और वहाँ से कुछ स्पिंडल फाइबर निकलते हैं। ठीक है, और दैट गिव राइज टू, और ये क्या बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर किसको जन्म देते हैं, स्पेंडल अपरेटस को, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, किसके वक्त, सेल डिवीजन के वक्त। कहाँ, किस में, एनिमल सेल के सेल डिवीजन के वक्त स्पिंडल फाइबर किसको जन्म देते हैं या फिर गिव अराइज टू स्पिंडल अपरेटस। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हमारा दूसरा टॉपिक है न्यूक्लियस। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो तो आपकी मर्ज़ी, अगर सब्सक्राइब करना चाहें तो कर दें, हम आपको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करेंगे या फिर ये नहीं कहेंगे कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड वॉट एवर। तो अगर अच्छा लगे तो ही करिएगा, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही जा सकते हैं छोड़ के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनल वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाई रॉबर्ट ब्राउन
एज अर्ली एज 1831। अब देखिए जो न्यूक्लियस है वो सेल ऑर्गेनल है, पहली बार किसके द्वारा डिस्क्राइब किया था? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। कब? 1831 में। तो ये चीज़ हमने सेल थ्योरी में पढ़ ली थी। लेटर द मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस स्ट्रेन बाय बेसिक डाई। अब जो न्यूक्लियस का मटेरियल है इसको स्ट्रेन किया गया था बेसिक डाई के द्वारा, और जो चीज़ हमें तब मिली थी उसे हमने क्या बोल दिया? क्रोमैटिन। तो जो चीज़ हमें स्ट्रेन करने के बाद मिली उसको हमने क्रोमैटिन बोल दिया, और ये काम किसने किया था? फ्लेमिंग साहब ने किया था। ठीक है। द इंटरफेस न्यूक्लियस। अब इंटरफेस क्या, कौन सा फेस होता है? क्योंकि आपने अभी जो सेल डिवीज़न वाला चैप्टर पढ़ा ही नहीं। तो इंटरफेस होता है जहाँ पे सेल की ग्रोथ होती है, केवल सेल डिवाइड नहीं करते हैं। न्यूक्लियस ऑफ अ सेल व्हेन इट इज़ नॉट डिवाइडिंग, जब भी डिवाइड नहीं करते हैं, केवल ग्रोथ होती है सेल की। हैज़ हाईली एक्सटेंडेड एंड इलोबरेट न्यूक्लियोप्रोटीन। अब क्या होता है? एक्सटेंडेड मतलब क्या होता है? फैला हुआ। एलोबरेट मतलब कॉम्प्लेक्स। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, प्रोटीन मतलब प्रोटीन फाइबर। कार्ड क्रोमैटिन, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन बोलते हैं। कुछ न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी होंगे वहाँ पे। एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज कार्ड न्यूक्लियोलाई। अब एक या फिर एक से ज़्यादा स्फेरिकल बॉडी होगी जिसको हम न्यूक्लियाई कहेंगे या फिर न्यूक्लियोलस कहेंगे। तो ये देखिए आपका स्फेरिकल बॉडी है और इसको हम न्यूक्लियस बोल दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक हैज़ रिवर्ड दैट द न्यूक्लियर एनवेलप। अब देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमें क्या पता चला कि जो न्यूक्लियर एनवेलप है या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस के चारों तरफ, विच कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेम्ब्रेन। वो किससे कंसिस्ट है? दो पैरेलल मेम्ब्रेन से, यानी एक ये मेम्ब्रेन हो गई, दूसरी ये मेम्ब्रेन हो गई आपकी। ठीक है। तो आज तक हम लोग को क्या पता था कि एक न्यूक्लियर, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर एनवेलप होता है, और कोई भी चीज़ हमको, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और क्या होता है? न्यूक्लियर एनवेलप होता है। तो एक ही चीज़ पता थी, लेकिन आज पता चल रही है कि ये कैसे बने होते हैं। दो इनके पैरेलल मेम्ब्रेन होते हैं, विच विथ अ स्पेस बिटवीन, और बीच में स्पेस होता है 10 से 50 नैनोमीटर तक का, और इसी को हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। इस स्पेस को हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। फॉर्म अ बैरियर बिटवीन द मटीरियल्स, और ये मटीरियल्स के बीच में क्या फॉर्म करता है? बैरियर फॉर्म करता है। न्यूक्लियस के अंदर जो जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं, या फिर साइटोप्लाज्म के बाहर जो जो चीज़ें प्रेजेंट है उसके लिए वो बैरियर प्रोवाइड करता है, जिससे कि न्यूक्लियस के अंदर की चीज़ें बाहर ना जाए, या फिर साइटोप्लाज्म के अंदर की चीज़ें अंदर ना आए या फिर बाहर ना जाए। The outer membrane usually remain continuous with the endoplasmic reticulum and also bear ribosome on it। अब जो outer membrane होती है, आपको बताया था ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन हो गई, और ये बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन होगी। यहाँ से आपका ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकला होता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आपके राइबोसोम लगे होते हैं, और ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। अगर राइबोसोम नहीं होगा तो उसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, और राइबोसोम होगा तो रफ बोलेंगे। एट अ नंबर ऑफ प्लेस द न्यूक्लियर एनवेलप इज इंटरप्टेड बाई माइन्यूट पोर। अब न्यूक्लियस एनवेलप पे क्या होता है? माइन्यूट पोर होते हैं, छोटे छोटे पोर होते हैं। देखिए कैसे होते हैं, कुछ इस तरह से। देखिए ये आपका क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। अब न्यूक्लियस की जो सेकंड मेम्ब्रेन है, यानी कि ये कहीं पे क्या हो जाती है? फ्यूज़ हो जाती है, कहीं पे फ्यूज़ हो जाती है। तो यहाँ जहाँ फ्यूज़ हो रही है यहाँ पे एक पोर बन जाता है, तो न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन पे पोर बन जाता है। ठीक है। The outer membrane usually remain continuous with the endoplasmic reticulum and also bear ribosome on it. At a number of places, the nuclear envelope is interrupted by minute pore, which are formed by fusion. जो किससे बना होता है? फ्यूजन से बना होता है। Of the two membrane, दो मेम्ब्रेन के फ्यूजन से बना होता है। The nuclear pore are passages through which movement of RNA and protein molecule take place in both directional बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। अब यहाँ से इस पोर से आपका क्या जाएगा? आरएनए और प्रोटीन जाएगा अंदर को, और दोनों डायरेक्शन में जा सकता है, या तो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जाएगा या तो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आएगा। तो बोथ
डायरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म लिखा है, ठीक है। नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। अब नॉर्मली क्या होता है, एक सेल में एक न्यूक्लियस होती है, लेकिन वेरिएशन देखा जाता है, ठीक है, इन द वेरिएबिलिटी देखा जाता है, इन द number of nuclei are also frequently observed. Can you recollect name of organism that have more than one nucleus per cell? क्या आपने कभी नाम सुना है जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं? ज़रूर सुना होगा, क्योंकि फंगस के अंदर, कुछ फंगस के अंदर क्या होते हैं, 2 न्यूक्लियस होते हैं। सम मैच्योर सेल इवन लेक न्यूक्लियस। अब कुछ मैच्योर सेल में न्यूक्लियस नहीं होता और कुछ में 2-2 होता है। देखिए किस में नहीं होता, एरेथ्रोसाइड ऑफ मैनी मैमल्स। अब एरेथ्रोसाइड क्या है, आरबीसी आपका, तो कई सारे मैमल्स के आरबीसी में आपका न्यूक्लियस नहीं होता। एंड सीप ट्यूब सेल ऑफ द वस्कुलर प्लांट। अब सीप ट्यूब यानी फ्लोएम में आपका, फ्लोएम में क्या होता है, न्यूक्लियस अब्सेंट होते हैं। वुड यू कंसीडर दीज सेल आर लिविंग? हाँ भाई, क्यों नहीं, मतलब न्यूक्लियस ही नहीं है तो क्या सेल लिविंग नहीं है? तो बिल्कुल लिविंग है। द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेनिंग न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन। अब देखिए जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स है या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म है वो क्या कंटेन कर रहा है, क्रोमैटिन को कंटेन कर रहा है, ठीक है। द न्यूक्लियोलाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। अब जो न्यूक्लियाई या फिर न्यूक्लियोलस होता है वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। द कनेक्ट, तो 1 मिनट आपको आगे पढ़ने से पहले आपको समझा देते हैं एग्जैक्टली हम कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। इसमें क्या है, ये आपका अच्छे से बन नहीं पा रहा है, सेंट्रोसोम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आपके क्या पाए जाएंगे, न्यूक्लियोलस, आपके न्यूक्लियोलस पाए जाएंगे। और ये क्या होता है, यहाँ पे आरएनए का सिंथेसिस होगा, प्रोटीन बनेगा, ये आपका न्यूक्लियोप्लाज्म हो जाएगा। यहाँ पे पोर लगे होंगे, ठीक है। तो यही चीज़, इतना ही अभी आपको बताया गया है, ठीक है। अब आगे पढ़ लेते हैं। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म एंड इट इज़ नॉट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। अब जो कंटेंट होता है न्यूक्लियस का वो कॉन्टिन्यू रहता है, ठीक है। मतलब न्यूक्लियस का कंटेंट पूरे न्यूक्लियोप्लाज्म में फैला होता है, क्योंकि न्यूक्लियोलस की कोई फिक्स्ड बाउंड्री या फिर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है, इसीलिए उसका कंटेंट पूरे न्यूक्लियोप्लाज्म में फैला होता है। इट इज़ अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। और ये किसका साइट है, एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस का, आरएनए का फॉर्मेशन यहीं पे होगा। लार्ज एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लाई आर प्रेजेंट इन सेल एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए ऐसे सेल जिनमें क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस ज़्यादा होती है, उनमें लार्ज या फिर ज़्यादा न्यूक्लाई प्रेजेंट होता है या फिर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, ठीक है। यू मे रिकॉल दैट द इंटरफेस न्यूक्लियस, इंटरफेस न्यूक्लियस क्या है, जहाँ पे सेल का ग्रोथ होता है, सेल डिवाइड नहीं करता, अभी आपको बताया था। हैज़ अ लूज एंड इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क, क्या है, लूज है और इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क है किसका, न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर का, जिसे हम क्रोमैटिन कहते हैं। बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीज़न, लेकिन डिफरेंट स्टेजेस पे सेल जब डिवाइड होता है उसके डिफरेंट स्टेजेस पे क्या होता है, सेल शो स्ट्रक्चर क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के प्लेस पे सेल जो है वो कैसा स्ट्रक्चर शो करता है, क्रोमोसोम्स। क्रोमैटिन कंटेन डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन। अब क्रोमैटिन जो होता है वो क्या कंटेन करता है, कुछ डीएनए कंटेन करता है और कुछ बेसिक प्रोटीन कंटेन करता है, और उस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन।
सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन को भी ये क्या करता है, कंटेन करता है, और कुछ आरएनए को भी। अ सिंगल ह्यूमन सेल हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स 46 या फिर 23 पेयर क्रोमोसोम। अब क्या होता है कि जो सिंगल ह्यूमन सेल में है वो क्या है, 2 मीटर का डीएनए की थ्रेड होती है, यानी डीएनए की थ्रेड मतलब डीएनए एक धागे की तरह होता है, 2 मीटर का होता है, ठीक है, तो काफ़ी बड़ा हो गया। और उसके बाद से ये कहाँ पे होता है, 46 क्रोमोसोम में होता है। 46 क्रोमोसोम यानी 23 का पेयर, 23 का पेयर, ठीक है। यू विल स्टडी द डिटेल ऑफ डीएनए पैकेजिंग इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम इन क्लास 12। तो क्लास 12 में आप मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे कि डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है। एवरी क्रोमोसोम विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल। देखिए, जो क्रोमोसोम है वो कब विजिबल होता है, जब सेल डिवाइड करते हैं। उससे पहले हमको क्या मिलता है, उससे पहले हमको क्रोमैटिन दिखाई देते हैं। जब सेल की ग्रोथ होती है तो क्रोमैटिन दिखाई देता है, लेकिन जब सेल डिवाइड करती है तो हमको क्रोमोसोम दिखता है। Essentially have a primary constriction or the centromere on the side of which disc-shaped structure called kinetochore are present। अब देखिए, जो पहली बार कंस्ट्रिक्शन होगा यानी जो पिचकेगा आपका क्रोमोसोम, उसे हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं, और जो दूसरी बार पिचकेगा उसे हम सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। और डिस्क शेप का आपका काइनेटोकोर होता है, वो क्या होता है, ये कुछ डिस्क शेप का है आपका, तो ये है आपका काइनेटो। सेंट्रोमियर होल्ड्स 2 क्रोमैटिड्स ऑफ क्रोमोसोम। देखिए, क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड को कौन होल्ड करता है, सेंट्रोमियर। ये आपका क्रोमैटिड हो गया, ठीक है। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर द क्रोमोसोम कैन बी क्लासीफाइड इनटू 4 टाइप्स। अब सेंट्रोमियर के बेसिस पे क्रोमोसोम को 4 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। आई देखते हैं वो है 4 टाइप क्या क्या। पहला है आपका मेटासेंट्रिक, दूसरा है सब मेटासेंट्रिक, तीसरा है एक्रोसेंट्रिक और चौथा है टीलोसेंट्रिक। द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज़ मिडिल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म ऑफ द क्रोमोसोम। देखिए, अब ये क्या फॉर्म कर रहा है, 2 इक्वल आर्म ऑफ द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के 2 इक्वल आर्म, ये आपका एक आर्म हो गया और ये आपका एक आर्म हो गया। तो ये 2 इक्वल, यानी कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, इक्वल आर्म को ये क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, बना रहे हैं। द सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज़ सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम। अब देखिए, जो सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है, उसका क्रोमोसोम क्या होता है, अवे होता है, मतलब एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक है। रिजल्टिंग इनटू 1 शॉर्ट आर्म, तो एक आर्म आपकी छोटी होगी, ये वाली शॉर्ट आर्म होगी, और ये वाली आपकी लॉन्ग आर्म होगी। इन केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक, अब एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट एंड फॉर्मिंग अ एक्सट्रीमली शॉर्ट। अब देखिए, ये आर्म आपकी छोटी होगी और ये आपकी बड़ी होगी, ठीक है। एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म, तो ये बड़ी होगी और ये छोटी आर्म होगी। वेयर एज द टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम हैज़ अ टर्मिनल सेंट्रोमियर, और टीलोसोम के पास क्या होगा, केवल एक ही सेंट्रोमियर होगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको डायग्राम से समझ में आ गया होगा। देखिए, मेटासेंट्रिक कुछ ऐसा बना हुआ होगा, दोनों की आर्म क्या होगी, सेम होगी। सब सेंट्रिक आपका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना होगा, यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे होगा। और एक्रोसेंट्रिक आपका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना होगा, यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे एक होगा। और टीलो आपका टर्मिनल पे ही ऐसा बना होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे डायग्राम से आप समझ सकते हैं, ये आपका सेंट्रोमियर हो गया, ये आर्म आपकी छोटी है, ये भी छोटी है, ये क्या है, इक्वल आर्म है। ये जो आपको दिखाई गई है ये मेटासेंट्रिक है, तो ये इक्वल आर्म है।
यहाँ पे एक छोटी आर्म है, एक बड़ी आर्म है, तो ये आपकी सबमेटा हो गई। यहाँ पे उससे भी छोटी है, यहाँ पे ये बड़ी है, तो ये आपकी एक्रोसेंट्रिक हो गई। यहाँ सबसे छोटी है और फिर ये बड़ी आर्म है, तो ये होगी टीलोसेंट्रिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Sometimes a few chromosomes have not straining secondary constriction at a constant location। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है, कुछ क्रोमोसोम को स्ट्रेन नहीं किया जाता है, मतलब जो कलर होता है वो ये कलर को नहीं लेते, नॉन स्ट्रेन हो जाते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन आपको बता दिया, क्रोमोसोम एक बार कंस्ट्रिक्ट हो तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, दूसरी बार कंस्ट्रिक्ट हो तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, दिस गिव appearance of small fragment called the satellite। अब देखिए, अभी आपको ये बताइए, आपकी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन हो गई, ये आपकी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन हो गई, और फिर ये जो क्रोमोसोम यहाँ पे मिलते हैं इसी को क्या कहेंगे हम, सैटेलाइट। आगे भी दिया हो गया है आपके डायग्राम में, देखिए ये आपकी क्या हुई, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन से जो निकला हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं माइक्रो बॉडीज़, उसके बाद से हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, ख़त्म। मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल। अब देखिए ये क्या होता है, वेसिकल छोटे होते हैं, माइन्यूट लिखा है, और कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड, इनके चारों तरफ मेम्ब्रेन पाई जाती है। दैट कंटेन, क्या कंटेन करते हैं, वेरियस एंजाइम, कई सारे एंजाइम को, आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट और एनिमल्स, और ये बोथ प्लांट और एनिमल्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब जो आपका माइक्रो बॉडीज़ है, इसका एग्जाम्पल हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में तो यहाँ पे दिया नहीं गया है, लेकिन आगे फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में दिया गया है। तो इसका एग्जाम्पल है पेरोक्सीसोम। ठीक है, पेरोक्सीसोम ये याद रखिएगा, बाकी कुछ याद रखने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। पेरोक्सी, तो स्टूडेंट यहाँ पे आपका टॉपिक और आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, पढ़ने में मज़ा आया हो, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब या फिर एक लाइक तो बनता ही है, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए और सपोर्ट करिए, ताकि हम जैसे लोग भी आगे बढ़। तो अगर कहीं पे कमी रह गई हो किसी टॉपिक में, या फिर कोई चीज़ ना समझ में आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, धन्यवाद।